गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट नंबर 4। आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखे थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को किसने प्रपोज किया था? वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था और उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था। बेस क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पे देखा था। उनका बेस क्या था तुम्हारा? एक्सरे डिफ्रैक्शन। उसमें एटम और मॉलिक्यूल पता किए। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तो क्या देखा कि उसमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था। सुगर फास्फेट तुम्हारे जो बैकबोन का फॉर्मेशन था। नाइट्रोजीनस बेस थे जो तुम्हारे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन आपस में तुम्हारे एक दूसरे से क्या थे? लिंक्ड थे। तुम्हारे एडेनिन थाइमिन से आपके कौन सा बॉन्ड था जो लिंक करता था? हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होता है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते तुम्हारे। जैसे देखा जाए एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखे रहना इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हारा एडेनिन जो तुम्हारा थाइमिन से जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। गुआनिन जब तुम्हारा साइटोसिन से जुड़ेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब तुम्हारे किसके मेंबर हैं? ये दोनों प्यूरिन के मेंबर हैं और ये तुम्हारे पिरिमिडिन के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखा गया तो नाइट्रोजीनस बेस था तुम्हारा। फिर उसमें देखे उन्होंने क्या कहता कहीं एक दूसरे की क्या थी? जैसे एडेनिन किससे जुड़ा था? थाइमिन से जुड़ा था। गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा था। ठीक है, उन्होंने ये देखा स्टडी। फिर उसमें उन्होंने देखा कि उसमें जो टर्निंग पॉइंट है, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं। उन्होंने डीएनए की लेंथ देखा तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। तो इस एक टर्न में कितने थे तुम्हारे? 10 बेस पेयर होते हैं। जब एक मतलब डीएनए तुम्हारा टर्न होता है, ये 1 टर्निंग, तो इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। और इसकी साइज कितनी होती है तुम्हारे? 3.4 नैनोमीटर। इसका कितना होता है साइज? 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर होते हैं। तो हमको 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस से निकालना है, तो इसको क्या 3.4 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना आएगा तुम्हारा? 0.34 नैनोमीटर। किसके? 2 बेस पेयर के डिस्टेंस बिटवीन किसके? 2 बेस पेयर में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखा गया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये डीएनए हेलिक्स कैसे पैक्ड होता है, उसमें क्या न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक्ड होता है। जब उन्होंने अगला टॉपिक उन्होंने तो ये तुम्हारे क्या वाटसन एंड क्रिक ने पूरा प्रपोज करके उसका डिस्क्राइब कर दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है तुम्हारा अगला टॉपिक तुम्हारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स कैसे पैक्ड होता है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जब उसको सेक्शन देखे तो डीएनए की लेंथ क्या थी? न्यूक्लियस से बड़ा है, तो कैसे वो पैक्ड होता होगा। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि डीएनए की लेंथ ऑफ डीएनए क्या था तुम्हारा? ग्रेटर फॉर उसकी जो डायमेंशन देखें, डायमेंशन उसका देखा गया तो क्या था? डीएनए की लेंथ काफी ग्रेटर था, बहुत बड़ा था तुम्हारा। किससे? न्यूक्लियस की साइज से। तो वो कैसे पैक्ड होता है, तो कल हम लोग देखे थे तुम्हारे जैसे किसी एग्जांपल भी लिया कि मैमेलियन सेल की कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 × 10⁹ ठीक है, वहीं पे क्या था तुम्हारे? मैमेलियन सेल तुम्हारे बेस पेयर कितने थे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते थे। तो ये तुम्हारा फिर किससे उसके मल्टीप्लाई करते थे हम लोग 0.34 को किससे? 6.6 से। तो उसकी जो लेंथ ऑफ डीएनए कितना है? लेंथ ऑफ डीएनए कितना आ गया था? 2.2 मीटर। मैमेलियन सेल में तुम्हारे लेंथ ऑफ डीएनए कितना था तुम्हारा? 2.2 मीटर कल निकाला गया था। ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया गया था 2.2 मीटर। और न्यूक्लियस की साइज अप्रोक्सीमेट कितना था तुम्हारे? 10⁻⁶ मीटर। तो बड़ा कौन हुआ तुम्हारा? लेंथ ऑफ डीएनए इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस साइज। कल यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में यहाँ आज हम लोग स्टडी करेंगे तुम्हारा भाई डीएनए पैकेजिंग कैसे प्रोकैरियोट में पैक होता है और कैसे यूकैरियोट में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, प्रोकैरियोट में कैसे पैक होता है और यूकैरियोट में। ठीक है, चलो तो आज हम टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज बात, आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे तो इस पे हम एक बात बोलना चाहेंगे। ठीक है, सुनना। ठीक है, ओके, चलो टीचर्स डे पे हम एक पॉइंट फिर बोलने जा रहे हैं। याद रखना वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं। याद रखना वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे। अध्यापक दिवस की सभी टीचर्स को क्या है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज फिर अब हम लोग याद वो पॉइंट हो गया। चलो अब हम लोग चलते किधर? अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स कैसे पैक्ड होता है। ठीक है, देखा जाए स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की साइज क्या थी तुम्हारे? डीएनए हेलिक्स से क्या था? छोटा है। न्यूक्लियस की साइड अप्रॉक्सीमेट कितना था? 10⁻⁹ मीटर।
-6 मीटर, और तुम्हारा उसका लेंथ ऑफ डीएनए कितना था 2.2 मीटर, किसकी, मैमेलियन सेल का। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है, एक बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक है, पॉजिटिवली बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली बेसिक चार्ज्ड प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। एक बेसिक प्रोटीन चार्ज होता है जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। याद रखे ना, यहाँ यही पे एक चीज बता दे, डीएनए का साइज क्या, डीएनए का क्या होता है, उस पर जो चार्ज होगा वो आवेश होता है, वो कैसा होता है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होता है, याद रखे रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीएनए पे जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, कैसा होता है? वो निगेटिव होता है। और हिस्टोन प्रोटीन ये तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव, तभी एक दूसरे से क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव होता है तो एक दूसरे से रिपल्सन रिपेल करते हैं। ठीक है, तो याद रखना डीएनए पे कैसा आवेश होता है? डीएनए का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? किसकी वजह से? इसमें तुम्हारा एक ग्रुप था, कौन ग्रुप? फास्फेट ग्रुप। इसी की वजह से फास्फेट ग्रुप ये निगेटिव होता है, इसी की वजह से डीएनए तुम्हारा कैसा शो करता है? निगेटिव होता है। और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एक दोनों से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो याद रखे ना, नाम यही बात याद रखे ना, डीएनए पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव होगा। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा? वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, उस प्रोटीन, एक तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नेम क्या होता है? जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जब डीएनए पैक होता है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब इसमें देखा जाए, कहें डीएनए की लेंथ क्या, इस दूसरे से क्या देखे, ये डीएनए चला, ये सभी के सभी क्या बीड, देखो बीडिंग ऑफ स्ट्रिंग, मोती होती है ना, मोती जैसे मोती वगैरह हार और होते हैं एक दूसरे से कैसे जो लपेटा गया, तो इसी तरह क्या देखो डीएनए इसी तरह क्या करता है? पैक्ड होता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये तुम्हारा क्या है? ये डीएनए है, और ये तुम्हारे कोर ऑफ डीएनए, तुम्हारा न्यूक्लियस का कोर है, न्यूक्लियस कोर, कोर ऑफ न्यूक्लियस कर दो, ऊपर भी कोर ऑफ न्यूक्लियस, नीचे भी कोर ऑफ न्यूक्लियस, ये भी कोर है और ये भी कोर है तुम्हारा। ठीक है, तो कोर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, और ये तुम्हारा क्या है? डीएनए पैक्ड, और ये तुम्हारा कौन सा है? प्रोटीन है। तब जैसे ही तुम्हारा डीएनए, अब देखो डीएनए जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रैप हो जाता है, लपेटा जाता है, देखो डीएनए रैपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? रैप्ड कर रहा है, तो तुम्हारा अब ये न्यूक्लियस न कहलाएगा, क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? ये फिगर है जो तुम्हारा किसका है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम किसे कहेंगे हम लोग? डीएनए रैप्ड अराउंड। अब न्यूक्लियस देखो, डीएनए रैप्ड अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम्हारा ये डीएनए क्या हो गया? रैप्ड हो गया। तो अब वो तुम्हारा न्यूक्लियस न कहला के क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जिसको न्यूक्लियस की बॉडी कहा जाएगा, ये अब क्या हुआ? कंप्लीट न्यूक्लियस हो गया। तो पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखें, इसमें जब तुम्हारा पैकेजिंग होता है तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रोटीन होती है जो दोनों को क्या करता है? हिस्टोन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। यही पे एक ऑक्टामर होता है, इसके बीच में कहीं ना कहीं इससे क्या रहा होगा? इसकी कहीं ना कहीं पोजीशन थी, तो ऑक्टामर प्रोटीन। ऑक्टामर प्रोटीन मींस क्या होता है? 8 प्रोटीन होते हैं, जो ये जो बीच में स्पेस है, ये इसमें क्या होता है? ऑक्टामर प्रोटीन। ऑक्टा मींस 8 होते हैं, 8 प्रकार, H1 H2 H3 एंड H4 होता है। ठीक है, तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई तो एक 8 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 × 2 तो कितना? 8 हो जाएगा। तो ऑक्टामर प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन होता है। फिर उसी में डीएनए क्या करता है? रैपिंग करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? रैप कर रहा है। तुम्हारा फॉर्मेशन होएगा तुम्हारा किसका? न्यूक्लियोसोम। कब? जब डीएनए रैप्ड अराउंड न्यूक्लियस, तो उसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस न कहला के क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ठीक है, और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर रहेंगे? एक न्यूक्लियोसोम में तुम्हारे 200 बेस पेयर होंगे। एक न्यूक्लियस में कितने बेस पेयर होंगे? 200 बेस पेयर होते। तो इस तरह से तुम्हारा डीएनए पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब एक चीज और, यहाँ पे एक तुम्हारा एक टर्म आएगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसोम से पहले क्या होता है? एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? उस रीजन को कहेंगे, उस क्षेत्र को कहेंगे जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहेगा। क्या होगा? जहां पे डीएनए तुमको दिखाई देगा वो न्यूक्लियस न कर क्या कहलाएगा? वो न्यूक्लियर वेयर डीएनए रीजन, रीजन जो क्षेत्र होता है, रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट कॉल्ड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारी प्रोटीन, ये डीएनए कैसा है? लूप के फॉर्म में होता है। लूप होता है जो तुम्हारे फंदे लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस है ना, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर है, यही तुम्हारा ऑक्टामर भी होता है।
हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन का लो, ये हिस्टोन प्रोटीन तो जिसकी वजह से क्या होता है फंद जैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन होता है, तो जिसकी चारों तरफ से क्या करता है उसको कंबाइन करता है। डीएनए सॉरी हिस्टोन प्रोटीन कैसा पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे कैसा होता है वो निगेटिव है, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम्हारा इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन करके लिखा है कि डीएनए कैसे प्रोकैरियोट में होता है कैसे यूकैरियोट में होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो प्रोकैरियोट में इसके पहले हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर देखा गया था, तो कैसे प्रोकैरियोट में होता है और कैसे यूकैरियोट में। तो सबसे पहले एक टर्म यहाँ से एकदम बेस से स्टार्ट करें, न्यूक्लियोइड किसे कहेंगे बताया गया था, न्यूक्लियोइड वेयर डीएनए इज प्रेजेंट, वो एरिया क्या वो रीजन क्या वो रीजन क्या कहलाएगा क्षेत्र क्या कहलाएगा न्यूक्लियोइड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, उसकी जो डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन उसका जो संगठन कैसा होता है लूप होता है, फंदा की तरह होता है, जो तुम्हारे कैसे बीट्स एंड स्ट्रिंग मोती के माला जैसे होता है ना, मोतियों के माले वाले बीट्स स्ट्रिंग होता है जो माला होता है, उसी तरह तुम्हारे क्रोमैटिन में देखो इसका स्ट्रक्चर देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसी तरह का दिखाई दिया। तो वही कह रहा देखो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड, पहले क्वेश्चन है तुम्हारा हाउ इज डीएनए हेलिक्स पैक्ड इनसाइड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट, समझ मींस बैक्टीरिया में। ठीक है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में कैसे होता है, तो उसका आंसर देखो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स, लूप्स फंदे लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, हेल्ड बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन से हेल्डिंग, उसको कौन होल्ड किया तुम्हारा हेल्ड बाय प्रोटीन्स, और प्रोटीन का नाम क्या है तुम्हारा, उसको यूकैरियोट में तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन होता है। रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड कहलाता है, डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। नेक्स्ट फिर तुम्हारा ये तुम्हारा प्रोकैरियोट में उतना नहीं, तुम्हारे वो तो यूनिसेल्युलर होता है। अब मल्टी सेल्युलर की देखा जाए यूकैरियोट में कैसे होता है, तो हाउ इज डीएनए हेलिक्स पैक्ड इनसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, इसका आंसर इसके आंसर के लिए हम लोग पहले ही जब डीएनए के स्ट्रक्चर अभी पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताए थे, सबसे पहले क्या पॉजिटिवली चार्ज जो तुम्हारा बेसिक प्रोटीन था उसका नाम क्या था हिस्टोन प्रोटीन था, और जो डीएनए पे आवेश होता है चार्ज कैसा होता है वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। फिर डीएनए रैप होता है तुम्हारे, अब उसी न्यूक्लियस के डीएनए चारों तरफ रैपिंग होता है लपेटा जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो उसमें क्या उस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा डीएनए रैप्ड अराउंड न्यूक्लियस तुम्हारे, तो उसमें किसका फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा न्यूक्लियोसोम हो जाएगा, वो किसका फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम में तुम्हारे कितने 100 बेस पेयर होते हैं तुम्हारे 200 बेस पेयर होते हैं तुम्हारे, डीएनए हेलिक्स के न्यूक्लियोसोम में कितने 200 बेस पेयर होते हैं। तो न्यूक्लियो अब इसी का आंसर शुरू सुनो, देखो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, उसका नेम क्या है हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाएगा। कौन सा जब पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होता है। फिर देखो डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर वही जो तुम्हारा बनाया गया था फिगर, ये तुम्हारे इस तरह से ये इसको रैपिंग कर दिया गया था, तो यही वाला पोर्शन क्या था ऑक्टामर था ना, यही हिस्टोन ऑक्टामर था, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन वही हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन हो जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन। तो वही कर डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, अब देखो डीएनए रैप अराउंड उसके चारों है कि नहीं है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर फॉर ऑक्टामर टू फॉर्म, किसका फॉर्मेशन कर देता है न्यूक्लियोसोम का। अभी न्यूक्लियस नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियस का लगेगा, जैसे ही इसमें तुम्हारे डीएनए तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैपिंग कर लेगा लपेट लेगा, तो उसका फॉर्मेशन किसका कर देगा न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे, देखो अ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स, कितने 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम में कितने होंगे 200 बेस पेयर्स ऑफ हेलिक्स हो जाएगा। फिर उसमें न्यूक्लियोसोम इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या था क्रोमोसोम से पहले तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहते हैं क्रोमैटिन कहा जाता है। तो न्यूक्लियोसोम इज क्रोमैटिन आर सीन एज, उसके न्यूक्लियोसोम के जो क्रोमैटिन कैसे सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग, माला होता है जैसी इस तरह था मोतियों की माला, इसी तरह क्या किसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें कैसा न्यूक्लियोसोम इज क्रोमैटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मोती के माला जो होते हैं माला लाइक स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसमें देखा गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो कैसा था तुम्हारे बीट्स ऑन स्ट्रिंग था तुम्हारा। ठीक है, जैसे उसके मोतियों के माले जड़े जाते हैं उसी तरह तुम्हारा क्या न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन पे क्या था दिखाई देता है।
ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें देखा जाएगा तुम्हारे एक न्यूक्लियोसोम में तुम्हारे कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर है। और न्यूक्लियोसोम जो तुम्हारे मैमेलियन के सेल में कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 होते हैं। तो उसका कैलकुलेशन अभी किया जाए, पहले इसको नोट कर लो, इसी के नीचे नोट किया जाएगा। चलो अब इसके बाद अब देखा जाए, इसको नोट कर लियो, अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, ठीक है। तुम्हारे न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं, 200 हैं। और तुम्हारा मैमेलियन सेल में कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ मीटर था, ठीक है, सॉरी 9 बेस पेयर थे। तो टोटल न्यूक्लियोसोम का पता करना रहेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो न्यूक्लियोसोम तुम्हारा, उसी के नीचे अगला पॉइंट हो जाएगा। 1 न्यूक्लियोसोम में कितने तुम्हारे थे, 1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर था तुम्हारे। कितने, एक न्यूक्लियोसोम में अभी लिखा गया था कंटेंस कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें अब टोटल बेस पेयर था, और तुम्हारे टोटल जो मैमेलियन सेल के टोटल बेस पेयर कितने थे, मैमेलियन सेल के तुम्हारे यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैमेलियन सेल टोटल बेस पेयर, टोटल बेस पेयर कितने थे, 6.6 इंटू 10⁹ उसमें कितने बेस पेयर थे, 6.6 × 10 के पावर 9 बेस पेयर था। किसमें, तुम्हारे मैमेलियन सेल में तुम्हारे नंबर ऑफ बेस पेयर कितने थे, 6.6 इंटू 10⁹ था, ठीक है। फिर अब इसी को हमको तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, नेक्स्ट हो जाएगा अगला पॉइंट, नंबर, पूरा लिख, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो इसको कैलकुलेशन करने पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 6 इसको कर दिए 2 पॉइंट कर, इसको आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट खत्म करो और इधर से 2 0, तो ये तुम्हारा पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 इंटू 10⁶ होगा इसका। इसका कितना होगा आंसर, क्या करो कैलकुलेशन नहीं होगा। चल इसमें कितने बेस पेयर हो जाएंगे तुम्हारे, टोटल 3 इंटू, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने हो जाएंगे तुम्हारे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर देखो 6.6 इंटू 10⁹ अपान कितना 200। तो इसको कैलकुलेशन करने पे कितना 33 इंटू 10⁶ बेस पेयर होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम 33 इंटू 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कैसे तुम्हारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है। इसको पहले राइट कर लो, नोट कर लो। ओके चलो अब इसके बाद देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पहले, उसके पहले क्रोमैटिन देखा जाएगा। न्यूक्लियोसोम हो गया, चलो ठीक। अब फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन देख, सुन लो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, उसको भी राइट कर लिया जाए, चलो टाइम देखा जाएगा। फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन के कितने फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स होते हैं, एक यू क्रोमैटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। एक यू क्रोमैटिन, दूसरा क्या होगा हेट्रोक्रोमैटिन। तो सुन लो इसमें, यू क्रोमैटिन उसे क्या, इसमें लूज पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है। यू क्रोमैटिन में कैसा डीएनए पैक होता है, लूप होगा तुम्हारा, कैसा होगा, लूप होगा तुम्हारा, लूज मोशन, लूज होता है, जैसे लूज होता है ना, एकदम लूज रहेगा। और जो तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन होगा उसमें क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। जो तुम्हारा यू क्रोमैटिन में होगा, चल इसको पहले नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा क्रोमैटिन में तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन, कि जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कितने फॉर्म के प्रोटीन क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन तो 2 टाइप्स के होगा, ठीक है। एक यू क्रोमैटिन होगा, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। पहला हो जाएगा तुम्हारा एक यू क्रोमैटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। एक दूसरे से कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। तो इसको कैसे राइट किया, देखो यू क्रोमैटिन किसे कहा जाएगा, तुम्हारा जो यू क्रोमैटिन होगा उसमें जो डीएनए पैकेजिंग होगा कैसे होगा, लूज होगा, लूजर होता है, टाइटली ना होकर कैसा होगा, वो लूजर होगा तुम्हारा। और इसमें जो इसकी स्टैंड होगा, जो उसकी नस्ल होगा कैसी, उसमें जो स्टेनिंग किया जाता है उसके देखने में कैसा, लाइट डार्क ना होकर कैसा होगा, वो
लाइटली होगा, उसकी जो स्टेन उसको कैसा होगा उसके देखने में लाइटली होता है, जो इस तरह का देखो लाइटली स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में देखा यू क्रोमेटिन तो वो ऐसा लाइटली दिखाई दिया, ठीक है। उसकी कंटेंट्स क्या, डीएनए उसमें देखा तो लेस डीएनए था उसमें, कितने जब डीएनए देखा गया तो क्या था, लेस डीएनए किस में, यू क्रोमेटिन में। और जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहा जाता है, देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव व्हेन, जब तुम्हारे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो तुम्हारा क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, और यही तुम्हारा डीएनए टू डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो तुम्हारा उसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहा जाता है, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें जो तुम्हारा डीएनए से आरएनए होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, वो एक्टिव होता है। और उसके साथ साथ ये किसमें पाया जाएगा, फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब इसी को कंपैरिजन करा दो, देखो अब हेटेरोक्रोमेटिन क्या हो जाएगा, ये लूजर डीएनए पैकेजिंग था तो हेटेरोक्रोमेटिन का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, टाइटर, टाइटली कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइटली कर दो। ये लूजर था तो ये कैसा होगा, टाइटली डीएनए पैकेजिंग। इसमें जो डीएनए पैक कैसा होगा, काफी टाइटली होगा, टाइटली डीएनए पैकेजिंग हेटेरोक्रोमेटिन में, ठीक है। और इसमें ये क्या था, तुम्हारे लाइटली था तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब डार्क हो जाएगा, डार्क स्टैंड हो जाएगा, कैसा, डार्क स्टैंड। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो हेटेरोक्रोमेटिन कैसा दिखाई दिया, डार्क स्टैंड व्हेन ऑब्जर्व्ड, व्हेन ऑब्जर्व्ड किसमें, अंडर माइक्रोस्कोप, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसमें कंटेंस लेस डीएनए था तो इसमें क्या, कंटेंस मोर डीएनए, कंटेंस मोर डीएनए। एंड देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है, ठीक है। अब बता दिया गया ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, आगे आएगा टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव ना होकर कैसा हो जाता है, इनएक्टिव, तुम्हारे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर होगा तुम्हारा फाउंड ये किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाएगा, फाउंड इन ओनली यूकैरियोट्स, जिसमें तुमको स्पष्ट रूप से सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन के तो तुम्हारे कितने, एक यू क्रोमेटिन, दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन तुम्हारा लूजली पैक्ड होता है और ये तुम्हारा हेटेरोक्रोमेटिन टाइटली होता है। वो उसका जो स्टेनिंग कैसी होती है, लाइट होता है, तो इसकी कैसे हो जाएगी, डार्क हो जाएगा। इसमें जो होगा तुम्हारे यू क्रोमेटिन में लेस डीएनए होगा तो तुम्हारे हेटेरोक्रोमेटिन में मोर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है तो ये कैसे हो जाएगा, इन एक्टिव हो जाएगा। और इस फाउंडिंग तुम्हारे ये दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में भी शो करेगा और प्रोकैरियोट्स में। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है सिर्फ और सिर्फ किसमें, यूकैरियोट्स में। फिर अब चलो इसके बाद इसको नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे तुम्हारा, विच मॉलिक्यूल इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारा एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल, अभी पता नहीं चल पाया था इसके, अभी तक कुछ पता नहीं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कैसे, उसको अब एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे तो बताएंगे ना। तो वही कहा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा तुम्हारा, विच मॉलिक्यूल इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारा एक्चुअल, जो हमारा रियल में जो कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए के, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि प्रोटीन्स है कि लिपिड्स है, क्या है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो यही अब एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा आएगा। अगला जो होगा तुम्हारा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, अगली हेडिंग हो जाएगी तुम्हारी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में एक साइंटिस्ट आए थे स्टडी करने वाले, कौन, ग्रिफिथ। उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे, डिप्लोस्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। कौन से साइंटिस्ट थे, एफ ग्रिफिथ। अभी बता रहे हैं, पहले हेडिंग चलो, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने प्रपोज किया था
ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक सिद्धांत दिए थे, इन्होंने बताया जाएगा, उसकी स्टडी किया जाएगा। मगर इसकी स्टडी फ्रेडरिक ग्रिफिथ से स्टार्ट करने से पहले 1926 की हम बात करें, 1926 तक अभी कोई नहीं पता लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल अभी नहीं आया था, तो 1928 में न किया था। इसके पहले फिर हमको एक मरतबा प्रीवियस चैप्टर में जाना पड़ेगा, जेनेटिक्स वाले 1926 से फिर हम चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ, ठीक है। जेनेटिक्स में सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने बता नहीं पाया कि कौन है जो एक, उन्होंने सिर्फ क्या क्रॉस करके बताएंगे हाँ ऐसे कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, मगर उन्होंने एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल था वो नहीं बता कि कौन सा है जो मटेरियल जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। 1926 के पहले कोई यही 1926 में आएंगे तो इनको एक्सपेरिमेंट करते करते 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट अपना एक सिद्धांत बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो उन्होंने क्या देखा कि वाकई हाँ जो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है वो बता दे, ठीक है, उसमें कुछ लाभ को प्रपोज किए थे। फिर उसके बाद तुम्हारे दो साइंटिस्ट और है, तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले साइंटिस्ट दो थे, सटन एंड बावरी, थियोडर बावरी एंड वाल्टर सटन, दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या प्रपोज किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें क्या बताया कि क्रोमोसोम ही के अंदर कोई मटेरियल है जो एक क्रोमोसोम ही के अंदर मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, मगर एक्चुअल कौन है उसको वो लोग बता नहीं पाए थे, ठीक है। फिर आए तुम्हारे उसके बाद फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन, उन्होंने भी बहुत से थ्योरी प्रपोज किए जैसे लिंकेज, रिकम्बिनेशन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो सब के सब बताए, मगर कौन है जो एक जनरेशन वो भी क्या हुए एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो इतने साइंटिस्ट है तुम्हारे ग्रेगर जॉन मेंडल, बावरी एंड सटन जो दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर तुम्हारे टी.एच. मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक, वो भी नहीं बता पाया कि वाकई जो कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो 1926 तक कोई नहीं, तो फिर 1926 के बाद एक साइंटिस्ट आएंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये तुम्हारे 1928 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रिंसिपल ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल 1928 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था देखो, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंटेड ऑन चलो इसको हम लोग नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम देखेंगे हम नेक्स्ट डे में, ठीक है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, अब यहाँ पे सुन लो इसको किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, सुन लो उसके बाद क्या है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटेड ऑन बैक्टीरिया थी, कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया जिससे होता है तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज है, न्यूमोनिया क्या था? माइकोप्लाज्मा, जिससे तुम्हारे बैक्टीरियल डिजीज था तुम्हारे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था तुम्हारे? एक्सपेरिमेंटेड ऑन स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया पे। फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारा देखो, एम्स वाले कहेंगे नहीं, एम्स वाले क्या कहेंगे? वो डिप्लोकाकस न्यूमोनिया कहेंगे, और नीट में जो क्वेश्चन पूछता तो उसमें क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकाकस। तो इसमें कौन होगा सही? तो याद रखना, जब तुम अगर नीट का एग्जाम देने जाओगे उसमें अगर ऑप्शन दोनों देगा, स्ट्रेप्टोकाकस भी देगा और डिप्लोकाकस, मगर नीट वाले किसको सही मानते हैं? स्ट्रेप्टोकाकस को कहेंगे, ठीक है। वो किसको कहेंगे? एनसीईआरटी में तुम्हारे स्ट्रेप्टोकाकस दिया तो नीट कहेंगे नहीं, स्ट्रेप्टोकाकस न क्या डिप्लोकाकस है। और एम्स वाले क्या कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकाकस। तो एम्स का जब एग्जाम देने जाना तो उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, डिप्लोकाकस की स्ट्रेप्टोकाकस, तो डिप्लोकाकस का टिक करना, ठीक है। और ये जब नीट में जब तुम्हारा पूछा जाएगा तो उसमें स्ट्रेप्टोकाकस किया जाए, मगर चलो उससे तो देखा जाएगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटेड ऑन किस पे? बैक्टीरिया था तुम्हारे, किस पे? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी था। उन्होंने उसमें कितने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, 2 स्ट्रेन 2 नस्ल के लिए थे। एक स्मूथ रहेगा तुम्हारा, दूसरा रफ होगा। जो स्मूथ वाला होगा वायरुलेंट होगा, पॉइजनस होगा, जो रफ वाला होगा वो क्या होगा? नॉन पॉइजनस होगा। इसको हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट डे, इसमें काफी लेंथ इस एक्सपेरिमेंट जाएगा, इसलिए आज स्टार्ट कर देंगे तो हो नहीं पाएगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा। जिसको अगले जो चैप्टर लेक्चर 5 है पार्ट 5 में देखा जाएगा, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट डे देखा जाएगा। इसके लेंथी इसीलिए टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं।